स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का मध्यकालीन भारत के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये मध्यकालीन भारत का 23वां वीडियो है और आज हम लोग मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे। और ये जो मध्यकालीन भारत का सीरीज चल रहा है, इससे हम लोग 1000 प्रश्नों को करने का टारगेट रखे थे और जिसके अंतर्गत हम लोग ये जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक है, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, इसको ख़त्म करने का टारगेट था और जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत को लगभग ख़त्म कर चुके हैं। और एक और वीडियो आएगा विविध से रिलेटेड, मध्यकालीन भारत का विविध होगा, जो भी और बचे हुए चीज़ें होंगी उसको पढ़ लेंगे। तो ये सेकेंड लास्ट वीडियो है, तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं और सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि मराठा के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे, यानी कि मराठा जो साम्राज्य का विस्तार हुआ उसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका आंसर जो है दोस्तों 1, 2, 3 और 5। पहला कहता है कि मराठा की भौगोलिक स्थिति। देखिए, ये बात सही है दोस्तों, मराठा साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी मराठा क्षेत्र का कि वहाँ के लोग शुरू से ही युद्ध में कौशल होते थे और विपरीत परिस्थितियों में रहने के लिए वो सजग थे एकदम। दूसरा है कि औरंगज़ेब की हिंदू विरोधी नीतियाँ। जी हाँ दोस्तों, ये भी मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष में सहायक सिद्ध हुआ था, जो औरंगज़ेब की हिंदू विरोधी नीति थी। इसके बाद मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, ये भी बात सही है। जैसे रामदास जो थे, शिवाजी के गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, तो उन्होंने भी बहुत सारी ऐसे विचार दी थी जो इनके उत्कर्ष में एक सहायक सिद्ध हुआ। एक 4 नंबर जो गलत है, शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों को आर्थिक एवं सैनिक सहायता प्राप्त करना, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। वो दक्षिण के शासकों से शिवाजी का कोई ये नहीं रहा है, सहायता नहीं मिला है। हाँ, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व ये बहुत ज़्यादा सहायक था मराठों के उत्कर्ष में। नेक्स्ट है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो देवगिरी के जो यादव शासक होते थे, उनके अधीन मराठों को सबसे पहले नियुक्त किया गया था, जिससे उनको प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि मराठों के बर्गिगिरियर यानी कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति होता है, उसका जो सबसे पहले और सबसे अधिक प्रयोग किसने किया। तो मलिक अंबर ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था और सबसे अधिक प्रयोग किया था दोस्तों। किसने किया था? तो मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति, या जिसको बोलते हैं बर्गिगिरी युद्ध पद्धति, उसका प्रयोग मलिक अंबर ने किया था। नेक्स्ट है कि गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो शिवाजी ही थे पथ प्रदर्शक। लेकिन अगर उसको पूछेगा कि उस गुरिल्ला युद्ध गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया, तो मलिक अंबर ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा जो होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। नेक्स्ट है कि चौथ क्या होता था। तो चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर होता था, जिसको मिलने पर शिवाजी ये आश्वासन देते थे कि उसके क्षेत्र को नहीं लूटा जाएगा अगर वो चौथ देंगे। नेक्स्ट है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है दोस्तों। और इनको मराठा में पेशवा जो है 1713 ईस्वी में बनाया जाता है और 1720 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है पेशवा के रूप में। नेक्स्ट है कि यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोप प्रदान की थी। तो शिवाजी को अंग्रेजों ने तोप प्रदान की थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरण किया था। तो पुरंदर की संधि जो हुई थी 1665 ईस्वी में, उसके द्वारा शिवाजी को मुगलों को 23 किले देने पड़े थे, जिससे 4 लाख उनकी आय होती थी दोस्तों, और 12 किला उनके पास में रहा था। नेक्स्ट है कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो 1774 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1674 में हुआ था, वो रायगढ़ के किले में हुआ था और इन्होंने रायगढ़ को ही अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो औरंगजेब के शासनकाल में दोस्तों संभाजी की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो रायगढ़ थी, उनका राज्याभिषेक भी वहीं हुआ था। नेक्स्ट है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई थी, किसके बीच हुई थी। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय
और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी दोस्तों। यानी कि जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तो मराठा का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मराठा का नेतृत्व नहीं दोस्तों, उस समय पेशवा कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावी थे, तो किससे शिवाजी प्रभावित थी? तो जीजाबाई से प्रभावित थे दोस्तों। जीजाबाई कौन थी? तो इनके जो छोटे पुत्र थे राजा राम, उनकी पत्नी थी जीजाबाई, जो बहुत ही शक्तिशाली हैं और इनको बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत ज़्यादा व्याख्या किया है और इनकी बड़ाई की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल से संबंधित रहे हैं? तो शिवाजी के शासनकाल से अष्टप्रधान जो हैं वो संबंधित रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो राजनीतिक गुरु और संरक्षक, देखिए राजनीतिक गुरु की बात की जाए, ऐसे अगर आध्यात्मिक गुरु पूछता है तो रामदास होता है, लेकिन राजनीतिक गुरु और संरक्षक की बात की जाए तो दादाजी कोंडदेव थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि शाहजी भोसले तो शिवाजी के पिता थे, जीजाबाई तो शिवाजी की माता थी। और सॉरी दोस्तों, जो हमने ऊपर में बताया था 14 नंबर में कि सर्वाधिक प्रभावित थे, तो जीजाबाई से प्रभावित थे और जीजाबाई उनकी माता का नाम था। ठीक है। जीजाबाई शिवाजी की माता थी। और समर्थ रामदास जो थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दादाजी कोंडदेव जो थे वो शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक सलाहकार थे या राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है कि शिवाजी के कर्म दर्शन का आदेश देने वाले शिवाजी के पुत्र जो संभाजी थे, उनको मराठा को संगठित करने और मराठा धर्म की प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन थे? तो समर्थ गुरु रामदासी थे दोस्तों। यानी कि शिवाजी को भी रामदासी शिक्षा दीक्षा दिए थे और उनके पुत्र संभाजी को भी रामदासी शिक्षा दिए थे। नेक्स्ट है कि दास बोध के रचनाकार कौन है? तो समर्थ रामदास जो हैं वो दासबोध के रचनाकार रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेलेस्की की सहायक संधि, जिसको सब्सिडरी अलायंस भी बोलते हैं, को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था दोस्तों। और यही पेंशन भोगी बन जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है वह अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बन जाता है दोस्तों। और इसने ही लॉर्ड वेलेस्की की सहायक संधि को स्वीकार, वेलेस्ली यहाँ पर लिखना चाहिए था, वेलेस्की लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भूराजस्व व्यवस्था से सरंजामी प्रथा जो है वो संबंधित रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1559 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो अफजल खां को भेजा था दोस्तों बीजापुर के शासक ने 1559 ईस्वी में, और उसको शिवाजी ने धोखे से उसकी हत्या कर दी थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय वह किस नगर में कैद हुए थे? तो आगरा के किले से वह भागे थे दोस्तों। तो इस तरह से आगे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी, लेकिन बाद में सबसे ज़्यादा प्रमुख जो हो गए थे वो महादजी सिंधिया हो गए थे दोस्तों। सिंधिया राज्य से संबंधित, राजघराना से संबंधित अभी भी लोग हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं, जो आप आए दिन सुनते ही रहते होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। उसी ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजी राव सिंधिया ने। नेक्स्ट है कि किस इतिहासकार ने पानीपत की तृतीय लड़ाई में स्वयं देखा था, और वह कौन था? तो काशीराज पंडित थे। और इन्होंने ही कहा था, जब मराठा इस युद्ध को हारे थे, पानीपत के तृतीय युद्ध को, तो काशीराज पंडित ने कहा था कि हमारे 2 रत्न खो गए और इसमें बहुत सारे सोने और चांदी लूट गए हैं। इस तरह से उन्होंने इसकी व्याख्या की थी काशीराज पंडित ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? तो सिंहगढ़ या
कोंडाना को सबसे पहले किया था, इसके बाद तोरन, इसके बाद पुरंदर और फिर लास्ट में रायगढ़ के किले को हथी आया था दोस्तों। फिर से एक बार देख लेते हैं, शिवाजी के द्वारा दुर्गों पर अधिकार करने का क्रम यही है कि सिंहगढ़ या कोंडाना को पहले, फिर तोरन, फिर पुरंदर। सिंहगढ़, तोरन, पुरंदर, रायगढ़, तो इस तरह से ये क्रम चला है दोस्तों। नेक्स्ट है कि घटना और उसका वर्ष दिया गया है। बाजीपुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब की गई थी? तो 1659 ईस्वी में, जब इसको बीजापुर के शासक ने शिवाजी को मारने के लिए भेजा था, तो अफजल खां की हत्या 1659 ईस्वी में ही हो गई थी। इसके बाद दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला जब हुआ था, तो वो 1663 ईस्वी में हुआ था। इसको पूना में हमला करके शिवाजी ने इसको घायल कर दिया था। इसके बाद सूरत पर पहली लूट जो हुई थी 1664 ईस्वी में हुई थी, और सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म जो हुआ था सिवनेर के दुर्ग में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है कि शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए थे, और इसी समय औरंगजेब और शिवाजी के मध्य बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाता है, और औरंगजेब इनको कैद करके आगरा के किले में रखता है, जहाँ से ये फरार हो जाते हैं बाद में। नेक्स्ट है दोस्तों कि संभाजी के बाद मराठा शासक का निम्नलिखित में से सरल एवं कारगर बनाया। तो बालाजी विश्वनाथ ने ही संभाजी के बाद जो है वो मराठा साम्राज्य को ज़्यादा कारगर बनाया, और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक ये इसको बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखता था वो कौन होता था? तो वो सुमंत होता था दोस्तों। नेक्स्ट है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों शत्रु थे, लेकिन शिवाजी को अगर राजा की उपाधि प्रदान किसने की, ये अगर क्वेश्चन आएगा तो औरंगजेब ने ही किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ के किले में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है कि काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो गंगा भट्ट थे, विश्वंभर जी गंगा भट्ट, या गंगा भट्ट ही ज़्यादा आता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो उन्होंने सभी प्रकार के कर हटा दिए, ये काम नहीं किया था दोस्तों। सरदेशमुख कर को वसूलते थे, और इसी तरह से और भी एक कर होता था, वो कर को हटाए नहीं थे। हाँ, अपने एक मुहर बनवाया था उन्होंने, नया संवत चलाया। इसके बाद क्षत्रिय कुल वत्स यानी क्षत्रिय परिवार का आभूषण एवं हैंदव धर्मोद्वारक, हिंदू धर्म का उद्धारक के उपाधि धारण किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक का अभियान जो था वो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था दोस्तों। नेक्स्ट है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसिक डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो औरंगजेब ने ही कहा था। तो ध्यान रखिए, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी, पहाड़ी चूहा कहा और साहसी डाकू भी कहा था। 38 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था। तो 8 मंत्रियों का परिषद होता था, उसी को अष्टप्रधान कहा जाता था दोस्तों। इसके बाद अष्टप्रधान के सदस्य हैं और उसका अर्थ है, तो मजूमदार या अमात्य जो होते थे वो वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। वयनासवीस या मंत्री होते थे वो गृह मंत्री होते थे। सुमंत या दबीर जो होते थे विदेश मंत्री होते थे, अभी पूछा था। सुरनीस या सचिव जो होते थे वो शाही पत्र विभाग का प्रधान होते थे, यानी कि सुरनीस या सचिव जिसको बोल दिए तो वो पत्र विभाग का प्रधान होता था। सुमंत या दबीर विदेशी मंत्री होते थे। वकियानवीस मंत्री जो होते थे गृह मंत्री होते थे, और अजूमदार या अमात्य जो होते थे वित्त एवं राजस्व मंत्री हुआ करते थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि सर ए नौबत का अर्थ क्या था? तो सर ए नौबत सेनापति को कहा जाता था दोस्तों। शिवाजी के भू राजस्व के संबंध में सत्य है, कौन सा सत्य है दोस्तों? इसमें आपको सभी सत्य है। सत्य क्या है? तो इसको पढ़ लेते हैं और हम लोग जानते हैं कि क्या है सत्य। कहता है कि शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी व मानक छड़ी का प्रयोग किया, यानी भूमि के माप के लिए उन्होंने मानक छड़ी का प्रयोग किया।
इसके बाद राजस्व का जो दर था वो 33% थी, जिसको बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया था। और शिवाजी ने जमींदार और जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। यानी शिवाजी का जो कर संग्रह का जो व्यवस्था था वह रैयतवाड़ी व्यवस्था था दोस्तों। नेक्स्ट है कि हाँ, चौथ और सरदेशमुख कर लगता था दोस्तों, उस समय मैं भूल रहा था। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा यानी 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो मराठा शासकों ने चौथ के रूप में कर को वसूला था। नेक्स्ट है कि सरदेशमुख की वसूल शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वह मराठा के पुश्तैनी सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुख राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो 1/10 होता था, यानी 10% होता था। नेक्स्ट है कि अस्थाई घुड़सवार मराठा काल में क्या कहलाते थे? तो पाग या बरगीर कहलाते थे। अस्थाई घुड़सवार जो होते थे उनको सिलहदार बोला जाता था, यानी सिलहदार जो होते थे वे अस्थाई घुड़सवार होते थे दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह से आगे हम लोग भी देखते रहेंगे। नेक्स्ट है कि मुगलकालीन घुड़सवार में सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो 25 घुड़सवार होते थे दोस्तों, यानी एक हवलदार के अंतर्गत 25 घुड़सवार आते थे। ये मराठा कालीन था बात दोस्तों। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पैदल सैनिक होते थे? तो 9, यानी कि घुड़सवार सैनिक हवलदार के अंतर्गत 25, लेकिन वही अगर पूछा जाए पैदल सैनिक के जो होते थे नायक के अधीन, तो एक नायक के अधीन 9 होते थे। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। तो शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले कोलाबा में उन्होंने अपना नौसैनिक का गठन किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि शिवाजी किसके प्रतिनिधि पद का सृजन किया और जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो राजा राम ने दोस्तों प्रतिनिधि पद का सृजन किया था। नेक्स्ट है कि शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो दूसरा छत्रपति संभाजी बने थे दोस्तों, जो इनके बड़े पुत्र थे, और कवि कलश को इन्होंने दूसरा पेशवा बनाया था। नेक्स्ट है दोस्तों शासनकाल है, और इधर जो ये शासक हैं, तो संभाजी का जो शासनकाल रहा वो 1680 से 89 तक रहा। राजा राम का जो रहा वो दोस्तों 89 से 1700 तक। ताराबाई का रहा दोस्तों 1700 से 1708 तक। और साहू प्रथम जो हुए उनका 1708 से लेकर 1749 तक रहा दोस्तों। और जब छत्रपति साहू का जब देहांत हो जाता है, इसके बाद पेशवा जी जो बालाजी बाजीराव होते हैं वही प्रमुख बन जाते हैं, और इसके बाद पेशवा का ही पद चलता है आगे दोस्तों। छत्रपति का पद समाप्त हो जाता है, और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय होते हैं, जिनको अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना देता है। और उनके जब एक गोद लिए हुए पुत्र नाना साहब होते हैं, जिसको धोंडूपत बोलते हैं, उनको अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर देता है। यानी इस तरह से अगर आपको पूछे कि अंतिम पेशवा कौन हुए, तो वे थे बाजीराव द्वितीय थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं का शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो साहू का जो शासनकाल रहा वो पेशवाओं का शासनकाल रहा, और इसके बाद तो शासक समाप्ति हो गए और पेशवा ही प्रमुख हो गए थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो बालाजी बाजीराव के समझ में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई थी दोस्तों। संघ बना था बालाजी विश्वनाथ के समय में। नेक्स्ट है कि मुगलों और मराठों की जो 1719 ईस्वी में संधि हुई थी, जिसको रिचर्ड टेम्पल्ट ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था, यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं के किस नाम पर किया था? तो मराठा छत्रपति साहू और मुगल बादशाह रफ़ी उद रजात जो था, जिसको सैयद बंधुओं ने ही फरुखसियर को हटाकर रफ़ी उद रजात को इसको शासक बनाया था मुगल साम्राज्य का। तो इन दोनों के नाम पे दोस्तों 1719 ईस्वी में संधि हुई थी, जिसको रिचर्ड टेम्पल्ट ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था दोस्तों। नेक्स्ट है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी का बात कर रहा था। और ये ताराबाई जो थी वो राजा राम की जो थी ये पत्नी थी, और ये बहुत ही ज़्यादा
साहसी थी और इन्होंने कई युद्ध अपने शासनकाल में लड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट है कि वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और अपने बाद मराठा छत्रपति के नाम से राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई। तो वो शाहू प्रथम थे दोस्तों। इन्होंने छत्रपति तो थे जिस संपूर्ण अधिकार का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए, नाम के सिर्फ राजा रह गए जो छत्रपति हुआ करते थे और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई। तो वही शाहू प्रथम थे दोस्तों, उनके शासनकाल में ये सब हुआ था। नेक्स्ट है कि यह समय है जब हम विदेशियों यानी कि मुगलों को अपने देश से निकाल कर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं, या हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष, यदि हम सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करें तो शाखाएं अपने आप गिर जाएगी। यह कथन किसका था? तो बाजीराव प्रथम का था दोस्तों। बाजीराव मस्तानी में इस सीन को दिखलाया भी गया है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि किसे लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को कहा जाता है दोस्तों। बाजीराव प्रथम ने ही हिंदू पातशाही के स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत हिंदू जितने भी राजा होते थे उन सबको सहायता देते थे बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट है कि किसने पुर्तगालियों से साइलेंट और वेसिन दोनों द्वीप को छीन लिया था? तो ये बाजीराव प्रथम ही थे दोस्तों जिन्होंने इस तरह का कार्य किया था। नेक्स्ट है कि किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम पर करवाने के लिए विवश कर दिया? तो यह बाजीराव प्रथम ही थे दोस्तों। 1737 ईस्वी में उन्होंने मराठा का शक्ति दिखाने के लिए मुगलों पे आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को इतना विवश कर दिया कि वह जो है मालवा का सूबेदारी पेशवा यानी कि मराठों को सौंपने के लिए विवश हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों कि 60 नंबर क्वेश्चन कि किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी प्रारंभ हो गया? तो बालाजी बाजीराव जो थे, जो कि बाजीराव प्रथम के पुत्र थे बालाजी बाजीराव, इनके समय में जो मराठा शक्ति था बहुत ऊंचाइयों पर भी गया, लेकिन यहीं से उसका शक्ति का पतन भी प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन को कर चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोली की संधि जो 1750 ईस्वी में हुई, उसका क्या बात सत्य है? तो इसमें सब सत्य है दोस्तों। सत्य क्या है कि यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में हुई थी, यानी पेशवा बाजीराव और छत्रपति राजा राम राजा के बीच में जो हुई थी संगोली की संधि 1750 में, उसमें आपको यह पूना सम्मेलन में हुआ था और जिस समय मराठा सरदार सभी जो है उपस्थित थे। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोली नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोली संधि कहलाया और इसके बाद केंद्र सरकार का पूना दफ्तर संतारा से पूना कर दिया गया और पेशवा राज्य का सर्वोपरि बन गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस मराठा सरदार ने पूर्व में बिहार बंगाल उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रचार किया और बंगाल के नवाब जो अलीवर्दी खां था उसको संधि करने के लिए विवश कर दिया? तो रघुजी भोसले थे, यानी कि मराठा सरदार जो थे रघुजी भोसले, उन्होंने 1741 से 51 के बीच बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने के लिए विवश कर दिया था दोस्तों, रघुजी भोसले। नेक्स्ट है कि मराठा सरदारों ने 1758 से 59 ईस्वी में पंजाब विजय किया। तो रघुनाथ राव ही थे जिन्होंने पंजाब का विजय किया था दोस्तों। लेकिन दिक्कत यही हुई थी कि रघुनाथ राव जब पंजाब का विजय किए थे तो उस समय पंजाब में जो गवर्नर था अहमद शाह अब्दानी का, उसको हटा दिए थे, जिसका ही परिणाम पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं कि किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो यह सदाशिवराव भाऊ जी थे जिन्होंने
मुग़ल बादशाह की सहायता के लिए जो अपनी सेना भेजे थे उसकी खर्च के लिए दीवाने आम के छत से चांदी निकलवा ली थी दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात हुई। राव भाऊ जी थी, सदाशिव राव भाऊ। नेक्स्ट है दोस्तों कि दो मोती जल में घुल गए, सोने के 27 मोहरे खो गए, चांदी और तांबे की जो हानि हुई इसकी अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। यह किसने कहा था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश पर जो है दोस्तों, एक गंगा राव जो थे, गंगा भट्ट जो थे, उन्होंने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे गए दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? तो विश्वास राव थे और सदाशिव राव भाऊ जी थे, और यही नेतृत्व करते रहे थे, सदाशिव राव भाऊ जी थे। नेक्स्ट है कि पानीपत का तृतीय युद्ध निर्णायक युद्ध था। मराठा सेना के मुकुटमणि वहीं गिर गई थी, और यह युद्ध के पश्चात मराठा के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गया था। यह किसने कहा था? किस इतिहासकार ने कहा था दोस्तों? तो ये जादूनाथ सरकार ने कहा है दोस्तों। नेक्स्ट है कि शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया? तो बाजीराव प्रथम ने गुरिल्ला युद्ध का सबसे बढ़िया से संचालन किया था। नेक्स्ट है कि किस मराठा पेशवा को मैकियावेली के नाम से जाना जाता है? तो नाना फडणवीस को मैकियावेली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो सदाशिव राव भाऊ जी ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन कि पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम में पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात हुआ। इसके बाद 1761 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों एक यानी माधवराव सबसे पहले बने थे, यानी कि जब बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव बने, इसके बाद नारायण राव बने, इसके बाद माधवराव नारायण बने, इसके बाद बाजीराव द्वितीय बने दोस्तों, और बाजीराव द्वितीय ही अंतिम पेशवा थे। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन कि 1731 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? तो महादजी सिंधिया थे दोस्तों, जिन्होंने 1771 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय जो कि बिहार में रह रहा था उस समय, उसको फिर से दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया था दोस्तों। और किसके खिलाफ? तो ये अंग्रेजों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई या बार भाई नाम की 12 सदस्य की एक परिषद करती थी? तो माधव नारायण राव, जिसको सवाई माधव राव द्वितीय भी कहा जाता है, उनकी देखरेख 12 सदस्य की एक परिषद करती थी, जिसका नाम बार भाई के नाम से उनको जाना जाता था, उस परिषद को। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ था? तो माधवराव नारायण राव के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1806 और 1817 से 18 में हुआ था, तो बाजीराव द्वितीय के समय में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था दोस्तों। इसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों ने इनके पुत्र जो हुए थे उनको मानने से इनकार कर दिया था पेशवा। नेक्स्ट है कि सूरत की संधि कब हुई थी? तो 1775 में। पुरंदर की संधि तो 1776 में। बड़गांव की संधि तो 1779 में, और सालवाई की संधि तो 1782 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से इसी को फिर से देख लेते हैं। सूरत की संधि 75 में, पुरंदर 76 में, बड़गांव की संधि 1779 में, सालवाई की संधि 1782 में। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि तो 1803 में, और राजपुर घाट की संधि तो 1805 में, यानी राजपुर घाट की संधि तो 1805 में हुई है दोस्तों। नेक्स्ट है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 ईस्वी के दौरान लड़ी गई, सबसे अंतिम संधि हुई तो कानपुर की संधि इसमें हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि मराठा सचिवालय कहलाता था? तो मराठा सचिवालय को फाद के नाम से जाना जाता था दोस्तों। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों और मराठा के बीच अंतिम युद्ध था, इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम यही हुआ कि पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर बिठूर कानपुर के निकट भेज दिया गया। इसके बाद पेशवा के प्रदेश जो पूना को अंग्रेज राज में मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीन हो गए।
इस तरह का जो कार्य हुआ था दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुआ था। नेक्स्ट है कि किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो महादजी सिंधिया ने दोस्तों मराठा जो सैनिक होते थे उनका गठन जो है वह पूरा का पूरा यूरोपीय ढंग से किया था। नेक्स्ट है कि जो राज्य क्षेत्र है और उसके संस्थापक कौन हुए? तो बड़ौदा के संस्थापक गायकवाड़ थे, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया हुए थे दोस्तों। 85 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मराठा का हृदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति है? मराठा का उदय जो हुआ आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुई तो इस कथन को किसने कहा था दोस्तों? तो ग्रांड डफ ने कहा था। यानी कि ग्रांड डफ ने कहा कि मराठों का जो उदय हुआ है वो आकस्मिक एकदम अचानक अग्निकांड की भांति हुआ है। ग्रांड डफ का ये कथन था। नेक्स्ट है कि 1875 से 82 के मध्य आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा उसका परिणाम रहा? तो किसी के पक्ष में भी जीत नहीं हुई थी। यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसी के भी पक्ष में जीत नहीं कर पाया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण और पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो वह मराठों द्वारा लाहौर में अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तैमूर शाह जो अहमद शाह अब्दाली का पुत्र ही था दोस्तों, और इसको उसने लाहौर में यानी कि पंजाब प्रांत में अपना प्रतिनिधि बनाया था और जिसको मराठों ने हटा दिया था दोस्तों और दूसरे को बना दिया था। यही कारण हुआ था पानीपत के तृतीय युद्ध का। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो मराठा नेतृत्व जो था वो ताराबाई के नेतृत्व में था दोस्तों। यानी कि मराठा का नेतृत्व उस समय अंग्रेज की मृत्यु के समय ताराबाई कर रही थी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज मराठा साम्राज्य से संबंधित 88 प्रश्न को कर लिया। और ये जो सेकेंड लास्ट वीडियो था मध्यकालीन भारत का 23वां वीडियो, और 24वां वीडियो एक आएगा विविध, जिसमें हम लोग पूरा मध्यकालीन भारत को ख़त्म कर लेंगे। इस तरह से मध्यकालीन भारत का ये सीरीज़ का अंत हो जाएगा दोस्तों। और आप अगर पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, और अगर शेयर कर सकते हैं तो और लोगों में शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज चल रहा है अभी लुसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत पूरा लुसेंट को कराया जाएगा, और ये मध्यकालीन भारत का सीरीज चल रहा है। इसी तरह से आपको प्राचीन भारत का भी चल रहा है और भारत का ज्योग्राफी, भारत का भूगोल चल रहा है दोस्तों। तो उस सबसे जुड़े, और सबसे खास बात की अभी जो 66 बीपीएससी होने वाला है और बिहार एसएससी और साथ में बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए सबसे ज़्यादा रामबाण एकदम साबित होने वाला जो आपका बिहार स्पेशल जीके होता है उसका सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो बुक है महेश बर्णवाल सर की बिहार एक परिचय, महेश बर्णवाल नहीं दोस्तों, इम्तियाज़ अहमद सर की बुक है, और एक रजनीश कुमार की बुक है, उसको कवर कराया जा रहा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आप उससे जुड़िए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।